नमस्कार दोस्तों, मैं सिप्पू कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सिप्पू में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सीटेट एग्जाम की तैयारी पूरी लगन से कर रहे होंगे। आप लोग जानते हैं कि सीटेट एग्जाम के लिए पीवाईक्यू कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सीटेट मैथ्स पेपर 1 और पेपर 2 का रामबाण पीवाईक्यू सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें 2011 से 2024 तक सभी शिफ्ट में पूछे गए लगभग सभी प्रश्नों को आसान तरीका से हल करने के लिए सीखेंगे। इस सीरीज के सभी क्लास की वीडियो देखकर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले 26 जून 2011 में पूछे गए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी वर्गाकार कागज की दो आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाए तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को तीन विधि से कर सकते हैं। पहला विधि है क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत निकालना हो तो इसके लिए एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी बाय 100%। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a का मान हो जाएगा -20%, b का मान हो जाएगा -40%। क्योंकि कह रहा है कि आसन्न भुजाओं को क्रमशः 20% और 40% घटा दिया जाता है। घटा देने पे यदि कमी हो रही है तो उसमें हम माइनस का लेंगे, यदि वृद्धि हो रहा होगा तो प्लस लेंगे। तो यहाँ पे घटाने की बात हो रही थी तो a का मान आ गया -20% और b का मान हो जाएगा -40%। अब यहाँ पे पुट कीजिए -20 -40, और यहाँ पे जो चिन्ह है इस दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, यानी कि a का मान है -20 और b का मान है -40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 गुना 40/100 बाहर में प्रतिशत, ये दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा -60, प्लस यहाँ पे शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8, ये आ जाएगा माइनस में 52%। यानी कि माइनस ये बता रहा है कि क्षेत्रफल में 52% की कमी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर होगा। इसकी दूसरी विधि देखिएगा, मान लेते हैं कि क्षेत्रफल पहले था 100%। कड़ाई आसन भुजाओं में 20% और 40% घटा दिया जाए आसन भुजाओं को, तो यानी कि 100 में 20 की कमी हो रहा है तो कितना हो जाएगा 80/100। 100 में 40 की कमी तो 60/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, कैंसिल कीजिए, शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, 48%। यानी कि पहले क्षेत्रफल था 100%, अब हो गया 48%। तो इसलिए क्षेत्रफल में कमी हो गया। कितना का कमी हो रहा है, तो 100 में 48 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 52%। तीसरी विधि समझिएगा। तीसरी विधि समझने से पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रतिशत से भिन्न में, प्रतिशत से यदि हमें भिन्न में बदलना होता है तो हम 100 से भागा करते हैं। प्रतिशत से भिन्न में बदलना होता है तो हम 100 से भागा करते हैं, और भिन्न से यदि प्रतिशत में बदलना हो तो हम 100 से गुना करते हैं। तो कह रहा है कि आसन भुजाओं में 20% और 40% घटा दिया जा रहा है आसन भुजाओं को, तो 20% का भिन्न मान हो जाएगा 1/5। यानी कि पहले वो बचा था 5 और उसमें कितनी कमी हो रहा है, 1 की कमी। जब 20% घटा दिया जाता है तो यानी कि 1 की कमी हो रहा है उसमें, तो कितना हो जाएगा 4/5। पहले 5 था, उसमें 1 की कमी हो रहा था, 4/5। यानी कि पहले था वो बचा 5 और जब 20% घटा दिया तो कितना हो गया 4। 40% का भिन्न मान होगा 2/5, यानी कि पहले 5 था उसमें 2 की कमी हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 3/5। 4/5 गुना 3/5, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है, कितना हो जाएगा 12/25। यानी कि पहले उसका क्षेत्रफल था 25, जब आसन भुजाओं को 20% और 40% घटाएगा तो क्षेत्रफल हो गया 12। तो कितनी कमी हो रहा है, कमी हो रहा है यहाँ पे 13 की। तो 13 की कमी किस पे हो रहा है, 25 पे। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, 25 चौके 100, यानी कि कितना हो जाएगा 13 चौके 52% की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात है।
यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात हमें निकालना है। ध्यान से समझिएगा। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। समबाहु यानी कि सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होता है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजा बराबर है। माना समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर ए। यदि हम समबाहु त्रिभुज की भुजा ए मानते हैं तो तीनों भुजा ए हो जाएगा, ये तीनों भुजा ए हो जाएगा। हमको कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात निकाल, तो भुजा तो हम ए मान लिए, अब ऊंचाई निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से किसी भी भुजा पर डाला गया लंब भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ लंब डाल रहे हैं तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा कि ये क्या करेगा, BC को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। तो यहाँ से यहाँ तक ए माने हैं, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? ए। तो यानी कि यहाँ हम डी रख लें तो BD कितना हो जाएगा? A/2, और DC कितना हो जाएगा? A/2। तो अब ट्राइंगल यदि ABD में हम कौन सा ट्राइंगल हो गया? ABD कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम H निकाल सकते हैं, इसको H मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? √100 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये है इसका लंब, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो हमको निकालना क्या है? लंब, यानी कि इसकी ऊंचाई निकालना है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण √100 कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? यहाँ पहले लिख ही देते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो H बराबर हो जाएगा, कर्ण कितना है? ए स्क्वायर माइनस आधार है A/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा A² माइनस A²/4 √100, एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4A² माइनस A²। तो √100 3A²/4। अब रूट यदि ऊपर नीचे कर दें तो कितना हो जाएगा? √100 3A²/4। तो ऊपर मान आ जाएगा √3A, नीचे आ जाएगा 2, यानी कि हाइट हमको निकल गया। अब ऊंचाई भुजा भी हमको पता है और ऊंचाई भी पता है। अब आसानी से हम भुजा और ऊंचाई का अनुपात निकाल सकते हैं। इसलिए भुजा अनुपात ऊंचाई बराबर, भुजा माने थे ए और ऊंचाई निकला है √3A/2। तो इसको हम लिख सकते हैं A/√3A/2। ये उलट जाएगा, ए मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/√3A। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ गया 2/√3। तो हम कह सकते हैं कि भुजा और ऊंचाई का अनुपात कितना आ गया? 2/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है। प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात है। अब लंबाई और परिमाप का अनुपात दे रखा है, हमको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं दिया है कि लंबाई और पेरीमीटर का अनुपात दे रखा 1:3। ये आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई और पेरीमीटर का अनुपात दे रखा 1:3। हमसे पूछ रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। उस आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L+B, यानी कि P इक्वल टू क्या आता है? 2 × L+B। अब इसमें हम पुट कर देते हैं तो देयरफॉर L रेशियो P की जगह पर हम ये फॉर्मूला रख देते हैं 2 × L+B इक्वल टू 1:3। अब इसको सोल्व कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं L/2 × L+B इक्वल टू 1/3। बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो हो जाएगा 3L इक्वल टू 2 × L+B। 3L इक्वल टू 2L+2B। L वाले टर्म को एक साइड ले जाते हैं
3l माइनस ये इधर आकर के माइनस में आ जाएगा 2l इक्वल टू इधर बच गया 2b। l इक्वल टू 2b। हमको निकालना क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो दिस इम्प्लाइज l अपॉन b आ जाएगा, इधर इधर बच गया 2, इसको बट्टा 1 लिख सकते हैं, यानी कि l रेशियो b हमको कितना निकल गया 2:1। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा x इकाई के साथ वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज का शीर्ष लंब है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आसानी से बन जाएगा। दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी त्रिभुज का यहाँ आधार दे रखा है। त्रिभुज का आधार कितना दे रखा है, x इकाई, वर्ग का भुजा दे रखा है x इकाई। अब क्वेश्चन का है कि दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर है। आधार x इकाई के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा भुजा x इकाई के साथ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो प्रश्न से हम लिख सकते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 इंटू बी इंटू एच। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा होल स्क्वायर, यानी कि भुजा को हम भुजा ही लिख लेते हैं, भुजा होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा 1/2 इसका आधार दे रखा है x इकाई इंटू एच इक्वल टू इसका भुजा दे रखा है x इकाई। दिस इम्प्लाइज हमें शीर्ष लंब h निकालना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, x/2 इंटू एच इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक x कट जाएगा, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x इकाई। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 547.527 बट्टे 0.0082 इक्वल टू x है, तो 5,47,527 बट्टे 82 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। दिया है कि 527 बट्टे 0.0082 का मान x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 547.527। इस पर हम एक जीरो बैठा देते हैं, क्योंकि हम डेसिमल के बाद जीरो बैठा सकते हैं। तो क्या होगा 0.0082, यानी कि ऊपर भी बराबर हो गया डेसिमल, जितना 4 अंक के बाद डेसिमल है, नीचे भी 4 अंक के बाद डेसिमल, तो डेसिमल हम उड़ा सकते हैं, इक्वल टू x। अब इसको हम लिख सकते हैं 5,47,527 गुना 10 बटे 82 इक्वल टू x। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका ही मान हमको पूछ रहा है। 5,47,527 बटे 82 का मान, 5,47,527 बटे 82 का मान, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5,47,527 बटे 82 इक्वल टू x आकर के इधर गुना में इधर बट्टे में आ जाएगा x/10, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57.12% की तुल्य भिन्न है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है। 57.12% को भिन्न में कन्वर्ट करना है। अभी बताए थे कि यदि प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करते हैं 100 से भागा करते हैं। 57.12 बट्टे, एक तो डेसिमल उड़ाने में 100 आएगा, गुना प्रतिशत उड़ाने के लिए 100 से भागा करेंगे, तो ये आ गया 5,712 बट्टे 10,000। अब इसको कैंसिल कीजिए, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 का 4, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 4 8 32, 4 से ये कट रहा है 2512, फिर 4 से कटेगा 4 तिया 12, 2 पर 2 4 5 20, 4 7 28 और ये कट जाएगा 625, यानी कि 357 बट्टे 625 इसका भिन्न मान होगा। 357 बट्टे 625, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए चित्र में पी एस बराबर एस क्यू बराबर एस आर और एंगल एस पी क्यू इक्वल टू 54 डिग्री है, तो एंगल आर क्यू एस का माप ज्ञात कीजिए। अब फिगर को ध्यान से समझिएगा
कि दिए गए चित्र में करा है कि पी एस बराबर एस क्यू बराबर एस आर है, यानी कि पी एस बराबर एस क्यू बराबर एस क्यू बराबर एस आर, ये बुझा, ये तीनों बराबर दे रखा है। और एंगल एस पी क्यू इक्वल टू 54 डिग्री है। एंगल एस पी क्यू ये एंगल दे रखा है 54 डिग्री। तो हमें करा है आर क्यू एस का माप ज्ञात कीजिए। आर क्यू एस, इस कोण का माप हमें निकालना है। तो सबसे पहले एंगल एस पी क्यू की बात करते, सॉरी ट्रायंगल एस पी क्यू की बात करते हैं। ट्रायंगल एस पी क्यू में, एस पी क्यू में यहाँ दे रखा है कि एस पी बराबर एस क्यू है, एस पी बराबर एस क्यू है। जब ट्रायंगल का दो भुजा बराबर होता है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजा बराबर है तो ये एस पी क्यू कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। तो यानी कि एस पी के सामने का कोण कौन सा है? ये वाला कोण। और एस क्यू के सामने का कोण ये बराबर होगा। ये 54 डिग्री है तो ये भी 54 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। देयरफॉर एस एस पी क्यू बराबर हो जाएगा एंगल एस क्यू पी, यानी कि ये 54 डिग्री हो जाएगा। दोनों 54 डिग्री निकल गया। तो अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये दोनों कोण हमें पता है तो ये कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल क्यू एस पी बराबर 180 डिग्री होगा। तो यहाँ इस दोनों कोण का मान हमको पता है 54 डिग्री है। और ये एंगल निकल जाएगा क्यू एस पी, क्यू एस पी ये एंगल निकल जाएगा। तो 108 डिग्री प्लस एंगल क्यू एस पी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल क्यू एस पी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री या माइनस 108 डिग्री, यानी कि ये निकल गया 72 डिग्री। ये कोण निकल गया हमको 72 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा कि ये कोण जो है स्ट्रेट एंगल है, ये वाला कोण। तो यदि इतना कोण हमें पता है तो ये कोण आराम से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब कोण क्यू एस पी प्लस कोण क्यू एस आर इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये रिजु कोण है। क्यू एस पी ये कोण और क्यू एस आर ये कोण रिजु कोण है, स्ट्रेट एंगल है। ये दोनों कोण का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो इसमें हमें क्यू एस पी का मान पता है कितना है? 72 डिग्री निकला है। प्लस एंगल क्यू एस आर बराबर 180 डिग्री। एंगल क्यू एस आर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो ये आ गया 108 डिग्री, यानी कि ये कोण आ गया हमको 108 डिग्री। अब हमको निकालना कौन सा कोण है? ये वाला कोण निकालना है। तो अब आएंगे ट्रायंगल क्यू एस आर में। क्यू एस आर में हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब ट्रायंगल क्यू एस आर में, क्यू एस आर में अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्यू एस आर भी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि एस क्यू और एस आर बराबर है। एस क्यू बराबर है एस आर, यानी कि ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होता है। तो यदि ये कोण निकालना, इसको हम यदि एक्स मान ले तो ये कोण भी एक्स हो जाएगा। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि एस क्यू आर बराबर एंगल हो जाएगा एस आर क्यू बराबर एक्स डिग्री। यदि हम इसको एक्स माने हैं तो ये भी एक्स डिग्री हो जाएगा। इसको हम यदि एक्स डिग्री माने हैं तो ये भी एक्स डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब लगा दीजिए, इसमें आसानी से निकल जाएगा। एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल कितना? क्यू एस आर। एंगल क्यू एस आर बराबर 180 डिग्री। इसका भी मान है एक्स डिग्री प्लस इसका भी मान है एक्स डिग्री प्लस इसका मान निकला था 108 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2x डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 2x डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। 2x डिग्री बराबर हो गया 72 डिग्री। तो x डिग्री कितना हो जाएगा?
72/2 यानी कि 36 डिग्री निकल गया। 36 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x माइनस 13, 2x माइनस 11, 2x माइनस 9, 2x माइनस 7 क्रमागत है। सम संख्या है, विषम संख्या है, प्राकृत संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम 2 नियम बताएंगे जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहला नियम है, यदि सम संख्या में किसी विषम संख्या या सम संख्या से गुणा किया जाता है तो गुणनफल हमेशा सम संख्या होता है। दूसरा नियम याद रखना है कि यदि सम संख्या में से विषम संख्या को घटाया जाता है तो परिणाम हमेशा विषम संख्या प्राप्त होता है। परिणाम हमेशा विषम संख्या प्राप्त होता है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। दे रखा है 2x, पहला लेते हैं संख्या 2x माइनस 13 है। तो ध्यान दीजिएगा कि पहला नियम लिखा है कि यदि सम संख्या में किसी विषम संख्या या सम संख्या से गुणा किया जाए। ये देखिए सम संख्या है, x की जगह पे यदि हम x का मान सम संख्या रखें या विषम संख्या रखें तो गुणनफल हमेशा क्या आएगा? गुणनफल हमेशा हमें सम संख्या प्राप्त होगा, यानी कि ये सम संख्या प्राप्त होगा हमें। और ये क्या है? विषम संख्या। दूसरा नियम लिखा है कि यदि सम संख्या में से विषम संख्या को घटाया जाता है, सम में से यदि विषम को घटाया जाएगा तो परिणाम हमेशा क्या प्राप्त होगा? विषम संख्या, यानी कि इसका परिणाम हमें क्या प्राप्त होगा? विषम संख्या प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। इसको आप डिटेल में भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं x बराबर हम 10 मान लेते हैं, तो पहला दे रखा है 2x माइनस 13, तो कितना हो जाएगा? 2 × 10 माइनस 13 यानी कि 7। दूसरा है 2x माइनस 11 यानी कि 2 × 10 माइनस 11, 20 में से 11 गया 9। 2 × 10 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 11। 2 × 10 माइनस 7, ये हो जाएगा 13। और ये देख लीजिए सभी क्रमागत विषम संख्या ही है। सभी क्रमागत क्या है? विषम संख्या ही है ये। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, √2 + √3 + √2 - √3 का मान है। इसको पहले x मान लेते हैं। माना √2 + √3 + √2 - √3 = x। x का जो मान निकलेगा वही इसका भी मान होगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हो जाएगा √2 + √3 + √2 - √3 होल स्क्वायर इक्वल टू x²। यहाँ पे a + b होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो हो जाएगा a² + b² प्लस में 2ab, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2 + √3 इंटू √2 - √3 इक्वल टू x²। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 + √3 आ जाएगा। ये यहाँ पर 2 - √3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 + √3 इंटू 2 - √3 इक्वल टू x²। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 4 प्लस 2 इंटू a + b इंटू a - b कितना हो जाएगा? a² - b² लिख लें इसको, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू x²। 4 + 2 इंटू ये हो जाएगा 4 - 3 इक्वल टू x²। तो
4 में से 3 कट के 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर आ गया 6, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा √106। तो एक्स का मान आ गया √106 है वही, और एक्स इसके बराबर है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका मान कितना आ गया √106। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2pq का गुणनखंड है। इसका हमें फैक्टर ज्ञात करना है। 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq का हमें फैक्टर ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 25, यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। माइनस कॉमन लेने पे अंदर वाला सभी का चिन्ह बदल जाता है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 25 माइनस ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक जगह पे p है, यहाँ b की जगह पे q है, तो इसको लिख सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब इसको लिखें 25 को 5 का होल स्क्वायर माइनस इधर है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ए की जगह पे है 5 और बी की जगह पे है p प्लस क्यू, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस बी 5 प्लस p प्लस क्यू इंटू 5 माइनस p प्लस क्यू, यानी कि अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, p माइनस क्यू हो जाएगा। 5 प्लस p प्लस क्यू इंटू हो जाएगा 5 माइनस p माइनस क्यू। ऑप्शन नंबर 5 प्लस p प्लस क्यू 5 माइनस p माइनस क्यू ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 की पावर 2003 में इकाई के स्थान पर आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट आपको यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो आपको पता करना है। तो ध्यान से समझिएगा, 13 की पावर दे रखा है 2003। 13 की पावर 2003 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2003। अब समझिएगा इसको हम 3 की पावर 2003 क्यों लिखे हैं। 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 13 का भी स्क्वायर करें तो यूनिट प्लेस पे जो है, इकाई स्थान पे जो है 9 ही आता है, यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो देखिए यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, इकाई स्थान पे क्या आ रहा है 9 ही आ रहा है, तो इसलिए हम 3 ही लिए हैं। अब हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 2003 में भागा देना है आपको 4 से, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3, यानी कि रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे 3। तो ये आ गया 3 3 9 27, यानी कि इकाई अंक क्या आ रहा है 7। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर 4 से भागा क्यों किए हैं, तो ध्यान से समझिएगा 3 की पावर 1 होता है 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 4 होगा 81, 3 की पावर 5 होगा 243, 3 की पावर 6 होगा 529, 3 की पावर 7 होता है 1587, 3 की पावर 8 होता है 4761, 3 की पावर 9 होता है 14283। तो ध्यान दीजिएगा कि चार के सेट में यदि हम देखें तो यूनिट डिजिट पे जो है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है 3971 3971 3971, ये इसी तरह से ये चलते रहेगा। इसलिए 4 से डिवाइड करते हैं ताकि वो हमें पता चले कि यूनिट डिजिट पे कौन सा अंक आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। पूर्ण घन संख्या हमें प्राप्त करने के लिए कह रहा है कि 68,600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। तो पूर्ण घन संख्या क्या होता है, जिसका हमें घनमूल ज्ञात कर सकें, हम जिसका हम क्या कर सकें घनमूल ज्ञात कर सकें। तो ध्यान दीजिएगा 68,600 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से लग जाएगा 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 से फिर लग जाएगा 2 का 2, 2 7 14, 2 का 2, 2 पंचे 10, फिर 2 से लग जाएगा 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 7 14, 2 पंचे 10। अब लग जाएगा ये 5 से, 5 का 5, 5 7 35, 5 का 5 5 25, 5 से फिर लग रहा है 5 तिया 15, 2 5 के 20, 1 5 तिया 15, 7 से लग जाएगा ये 49, फिर 7 से लग जाएगा 7 बार में, यानी कि इसका जो फैक्टर आया है वो आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब भी घनमूल हम निकालते हैं तो 3 ठो का लेते हैं, 1 ठो,
तो यहाँ 2 भी 3 ठो है, 7 भी 3 ठो है, लेकिन कमी 5 2 ही ठो है। यानी कि यदि इसमें हम 5 से गुना कर दें तो ये इसका हमें घनमूल प्राप्त हो जाएगा। यदि हम इसमें 5 से गुना कर देंगे तो हमें इस संख्या का घनमूल प्राप्त हो जाएगा 5 से गुना करने के बाद। तो यानी कि इसमें हमें क्या, कौन सी छोटी संख्या से गुना करना है, 5 से गुना करना है। सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56 की पावर 57 माइनस 1 किससे पूर्ण विभाजित होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन जो है सीटेट पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। 56 की पावर 57 माइनस 1 किससे विभाजित होगा। तो यहाँ पे 56 की पावर हम 1 लेंगे -1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नियम याद रखना है कि यदि घात सम संख्या हो, यदि घात सम संख्या हो तो सबसे छोटी सम संख्या 2 तथा यदि घात विषम संख्या हो तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 लेना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि घात है 57 यानी कि विषम संख्या है, तो इसलिए सबसे छोटी विषम संख्या 1 लिए है। तो ये कितना हो जाएगा, 56 माइनस 1 यानी कि 55। और ये 55 किससे विभाजित होती है, 11 से। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। इस नियम को ध्यान में रखना कि यदि घात सम संख्या हो तो सबसे छोटी सम संख्या 2 तथा यदि घात विषम संख्या हो तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 लेते हैं हम घात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाले भाग को पुनः 3 बराबर भागों में बांटा जाता है और निचले भाग को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। मूल आयत का कितना भाग छायांकित है। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसको हम पुनः बना करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक आयत है, कह रहा है कि आयत को क्षैतिज रूप से 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। क्षैतिज रूप से यानी कि हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से इस तरह से इसको 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाले भाग को पुनः 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाले भाग को कितने भागों में बांटा जा रहा है, 3 भागों में। और निचले भाग को 4 बराबर भागों में, बांटा जाता है। और ये सभी भाग जो है छायांकित है इसका। तो कहता है मूल आयत का कितना भाग छायांकित है। तो इस लिखेंगे मूल आयत की छायांकित भाग बराबर हो जाएगा। देखिए 2 भाग में बांटा गया आयत को, यानी कि आधा भाग, ऊपरी भाग की बात करें तो इसको 3 भाग किया गया है। कितना भाग किया गया है, 3 भाग किया गया है और 3 भाग में 2 भाग छायांकित है। यानी कि आधा आयत का 2/3 भाग छायांकित है, प्लस फिर आधा नीचे वाला भाग की बात करेंगे हम तो यानी कि आधा आयत का कितना भाग छायांकित है, 4 भाग किया गया है जिसमें 2 भाग छायांकित है। सिंपल है कि आधा आयत का 2/3 भाग छायांकित है और आधा आयत का 2/4 भाग छायांकित है। तो इससे हमें कितना मूल आयत का छायांकित भाग है वो पता चल जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम आ गया 12, 4 + 3 यानी कि 7/12 भाग छायांकित है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4/16 - 1/8 बराबर 3/8, 6/7 - 2/9 बराबर 4/-2 उपरोक्त एक विद्यार्थी के कार्य को दर्शाता है। यदि यह त्रुटि पैटर्न निरंतर जारी रहता है तो 5/11 - 2/7 के लिए विद्यार्थी का उत्तर होगा। अब विद्यार्थी क्या कर रहा है, 4/16 में से 1/8 को घटा रहा है और उसको लिख रहा है 3/8, यानी कि वो अंश में से अंश को घटा रहा है और हर में से हर को घटा करके लिख रहा है। यानी 4 में से 1 घटा करके 3, 16 में से 8 घटा करके 8 लिख रहा है। उसी तरह यहाँ पे देखिए 6/7 में से 2/9 को घटा रहा है तो वो 4/-2 लिख रहा है, यानी कि 6 में से 2 को घटा करके 4 और 7 में से 9 को घटा करके -2 लिख रहा है। तो कह रहा है कि यदि यह त्रुटि पैटर्न निरंतर जारी रहता है तो 5/11 - 2/7 के लिए विद्यार्थी का उत्तर होगा। सिंपल है, 5/11 - 2/7 को क्या लिखेगा यदि यही त्रुटि वो जारी रखता है। तो यानी कि अंश में से अंश को घटाएगा, 5 में से घटाएगा 2 को 3 होगा, 11 में से 7 को घटाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि 3/4 आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, यहाँ दी गई छूट का प्रतिशत क्या है। यानी कि 3 खरीदने पर 1 मुफ्त दिया जा रहा है,
तो कह रहा है कि छूट का प्रतिशत कितना है। तो 3 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रहा है, 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, और प्रतिशत में निकालना है तो बताएं कि 100 से गुना करना है। तो ये हो जाएगा 100/3%, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 33.33%। इसको दूसरे तरह से ऐसे यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं कि 3 खरीदने पर कितना मुफ्त मिल रहा है, 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, तो 1 खरीदने पर 1/3 मुफ्त, तो इसलिए 100 खरीदने पर 1/3 गुना 100, 100/3, इसको लिख सकते हैं 33.33%। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लोहे की छड़ को पुनः ढालते हुए उसकी अर्ध व्यास को 1/4 कर दिया जाता है। यदि उसका आयतन वही रहता है तो उसकी नई लंबाई हो जाएगी। यानी कि एक लोहे की छड़ है जिसको पुनः ढालते हुए अर्ध व्यास को 1/4 कर दिया गया है, तो इसका आयतन वही रहता है तो उसकी नई लंबाई हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे छड़ बेलनाकार होता है, छड़ क्या होता है, बेलनाकार होता है, और बेलन में रेडियस जो होता है, रेडियस इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल होता है हाइट के, यानी कि लंबाई के। तो यहाँ करने का मतलब ये हो गया कि यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, त्रिज्या क्या होता है, लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि व्युत्क्रम के समानुपात होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि रेडियस यदि बढ़ेगा तो हाइट क्या होगा, लंबाई क्या होगा, घटेगा। यदि रेडियस घटेगा तो हाइट क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि अर्धव्यास, अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या को 1/4 कर दिया जाता है, यानी कि उसको कम कर दिया जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि लंबाई उसका क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखते हैं कितना बढ़ेगा निकाल करके। मूल छड़ का आयतन बराबर नए छड़ का आयतन। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्धव्यास को 1/4 कर दिया जाता है, यदि उसका आयतन वही रहता है तो इसकी नई लंबाई क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मूल छड़ का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, और यहाँ पे नया छड़ जो है उसकी त्रिज्या को 1/4 कर दिया जा रहा है, यानी कि r/4 हो जाएगा इसका त्रिज्या, और इसके लंबाई को हम h1 मान लेते हैं। अब यही पूछ रहा है कि ये h1 जो है इसके लंबाई का कितना गुना हो रहा है, यानी कि तो नई लंबाई कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है, इसका कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए कितना हो रहा है, πr²h इक्वल टू पाई, इसको हम लिख सकते हैं r²/16h1। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, यानी कि h1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16h हो जाएगा h1 बराबर, देयरफॉर h1 बराबर 16h, यानी कि कितना गुना हो रहा है, मूल लंबाई का कितना गुना, 16 गुना। इसको हम लिख सकते हैं मूल लंबाई का 16 गुना हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर मूल लंबाई का 16 गुना, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33.1/2%, 4/15 तथा 0.35 में सबसे बड़ा कौन सा है। ये तो बहुत आसान है, सिंपल है। एक परसेंटेज में दे रखा है, एक फ्रैक्शन में, एक डेसिमल में है, यानी कि एक डेसिमल में है, इस दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको देख करके हम पता कर लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। 33.1/2%, इसको हम लिख सकते हैं 33 × 66 1 67/2%। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बताए थे, 100 से हम भागा करते हैं तो ये हो जाएगा 67/2 गुना में 100, यानी कि 67/200। 67/200 को कितना हो जाएगा, भाग दीजिए, ये हो जाएगा 0.33। अब एक दे रखा है 4/15, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.15 दूना 30, 15 छाके 90, और एक तो दे ही रखा है 0.35, एक दे रखा है क्या 0.35। अब इसमें इसमें और इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 0.35, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आरोही क्रम में ए बी सी 3 प्राकृत संख्याएं हैं तो इसमें से कौन सा सही है वो हमको पता करना है। तो हम मान लेते हैं, माना a बराबर 1, b बराबर 2 एंड c बराबर 3। आप कोई भी प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं, आरोही क्रम में लेना है। यदि कह रहा है कि यदि आरोही क्रम में ए बी सी 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, हम चारों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। c² - a² इक्वल टू b² दे रखा है, यानी कि 3 × 9 - 1 बराबर b² कितना 4, 8 बराबर 4 नहीं, 8 बराबर 4 के नहीं है। दूसरा ऑप्शन है
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 1 लेस देन बी स्क्वायर 4, 8 लेस देन 4 है, नहीं है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 इक्वल टू ए स्क्वायर 1, 13 1 के बराबर है, नहीं है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 1 ग्रेटर देन 4, 8 ग्रेटर देन 4, ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा इसका। आप यहाँ प्राकृतिक संख्या में आरोही क्रम में कोई भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए डॉट बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो 5 स्टार 2 डॉट 25 का मान होगा। ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है एंड ए डॉट बी दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमको मान ज्ञात करना है 5 स्टार 2 डॉट 25 का। सबसे पहले हम 5 स्टार 2 का मान ज्ञात करते हैं, तो यानी कि ए की जगह पे 5 है, बी की जगह पे 2 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 25 प्लस 4 यानी कि 29 निकल गया इसका वैल्यू। अब हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर 5 स्टार 2 और डॉट 25 निकालना है। 5 स्टार 2 का मान निकला है 29 और डॉट 25, ए डॉट बी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह पे 29 है और बी की जगह पे 25 है, यहाँ पे पुट कर देंगे 29 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 25 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841 और माइनस 25 का स्क्वायर होता है 625। आप इसको घटाइएगा तो निकलेगा ये, 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 216, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों यदि ये क्लास उपयोगी लगा हो, पढ़ाए गए सभी प्रश्नों का हल समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो PYQ की क्लास की ये वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।